नमस्कार। अच्छा, एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां कभी महाभारत के पांडव छिपे हों, जहां सम्राट अशोक ने अपने दिल की बात पत्थरों पर लिखवाई हो, और जहां से पता है क्या, प्राचीन ग्रीस के सिक्के मिले। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि राजस्थान की धरती पर मौजूद एक हकीकत है। आज हम उतरने वाले हैं बैराट की कहानी में, एक ऐसा पुरातात्विक खजाना जो सिर्फ एक सभ्यता नहीं, बल्कि भारत के कई महान युगों का संगम है। अगर इस जगह को समझना है ना, तो बस एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के बारे में सोचिए, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो प्रागैतिहासिक काल तक जाती हैं, और इसकी शाखाएं वो मौर्य, यूनानी और यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य तक फैली हुई हैं। तो बस चलिए, आज हम इस ऐतिहासिक पेड़ की यात्रा पर निकलते हैं, इसकी सबसे गहरी जड़ों से लेकर इसकी सबसे नई पत्तियों तक। तो इस सफर में हम देखने क्या क्या वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई बैराट को इतिहास का संगम कहते क्यों हैं। फिर हम उतरेंगे इसके सबसे पुरानी परतों में, जहां कला और कहानियां आपस में मिलती हैं। हम ये भी जानेंगे कि मौर्य काल में ये बौद्ध धर्म का इतना बड़ा सेंटर कैसे बना और कैसे इसके तार हजारों किलोमीटर दूर प्राचीन ग्रीस तक से जुड़े हुए थे। और आखिर में हम देखेंगे कि इसकी विरासत आज भी इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जयपुर के पास बाणगंगा नदी के किनारे बसे बैराट से। सदियों तक ये जगह अपने सीने में न जाने कितने ही राज दफन किए हुए थी। और फिर साल 1936-37 में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्ववेदों ने जब यहाँ की मिट्टी को खोदना शुरू किया, अरे जो सामने आया ना, उसने भारत के इतिहास की समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बैराट की असली कहानी कहती है। इसकी शुरुआत होती है हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स से। आगे चलकर यही जगह महाभारत काल में पांडवों की छिपने की जगह विराट नगर बनती है। 3री सदी ईसा पूर्व आते आते ये मौर्यों के लिए एक बड़ा बौद्ध सेंटर बन जाता है। और फिर देखिए, यहाँ यूनानी असर भी पहुंचता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। सदियों बाद चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आते हैं, और फिर मुगल भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। सोचकर देखिए, दुनिया में ऐसी कितनी जगहें होंगी जहां एक ही जगह पर इतिहास की इतनी सारी परतें आपको देखने को मिल जाएं। बस यही तो बैराट की खासियत है। तो चलिए अब उतरते हैं उस ऐतिहासिक पेड़ की सबसे गहरी, सबसे पुरानी जड़ों में। यहाँ हम बैराट की पहली परतों को खंगालेंगे। एक ऐसा वक्त जब इतिहास और किंवदंतियां एक दूसरे में मिले हुए थे, और हमें वो पहले सबूत मिलते हैं जो बताते हैं कि ये जमीन हजारों सालों से आबाद है। बैराट को यूं ही प्राचीन काल की चित्रशाला नहीं कहा जाता। यहाँ की चट्टानों पर हजारों साल पुराने चित्र बने हुए हैं, जिनमें उस दौर के इंसानों और हाथियों को देखा जा सकता है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उस समय का, कह सकते हैं, इंस्टाग्राम है, एक टाइम कैप्सूल जो हमें बताता है कि हजारों साल पहले यहाँ का जीवन कैसा था। जरा सोचिए, वो कौन लोग होंगे जिन्होंने अपने आसपास की दुनिया को इन चट्टानों पर हमेशा के लिए अमर कर दी। और जहाँ कला होती है ना, वहाँ कहानियां भी जन्म लेती हैं। बैराट का सबसे मशहूर पौराणिक कनेक्शन है महाभारत से। माना जाता है कि यही वो विराट नगर है जो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। और कहानी ये कहती है कि यहीं पर पांडवों ने राजा विराट के यहाँ अपना 1 साल का मुश्किल अज्ञातवास काटा था। मतलब ये जमीन सिर्फ पत्थरों का इतिहास नहीं बताती, बल्कि हमारी पौराणिक कथाओं का भी एक जीता जागता पन्ना है। चलिए अब आते हैं बैराट के इतिहास के उस चैप्टर पे जिसने इसे नक्शे पे हमेशा के लिए अमर कर दिया, मौर्य काल। ये वो दौर था जब सम्राट अशोक ने इस जगह को सिर्फ एक शहर नहीं रहने दिया, बल्कि इसे बौद्ध धर्म और ज्ञान का एक बहुत बड़ा, पावरफुल सेंटर बना दिया। और यहाँ मिले सबूत उस महान युग की कहानी आज भी सुनाते हैं। इस दौर का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सबूत है भाबरू शिलालेख। इसे 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजक की पहाड़ी से खोजा था। तो इस पत्थर के टुकड़े में ऐसा क्या खास है? खास ये है कि ये कोई सरकारी हुक्मनामा नहीं है। ये तो सम्राट अशोक का एक पर्सनल स्टेटमेंट है, जिसमें वो पूरी दुनिया के सामने बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी पक्की आस्था को मानते हैं। ये वो निर्णायक सबूत है जो बताता है कि अशोक का धम्म परिवर्तन कितना गहरा और सच्चा था। शिलालेख तो बस एक शुरुआत थी। जब यहाँ खुदाई हुई तो ऐसा लगा जैसे एक पूरा बौद्ध विश्वविद्यालय जमीन से बाहर आ गया हो। यहाँ बौद्ध स्तूपों, मंदिरों और भिक्षुओं के रहने के लिए विहारों के खंडहर मिले, जिन्हें हीनयान संप्रदाय की सबसे पुरानी वास्तुकला माना जाता है।
और जरा सोचिए, यहाँ एक सोने की डिब्बी भी मिली जिसके अंदर खुद भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे। ये इस जगह की अहमियत को दिखाता है। लेकिन जैसा होता है, हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। सदियों बाद क्रूर हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने इस ज्ञान और शांति के केंद्र को बेरहमी से तबाह कर दिया। लेकिन रुकिए, बैराट की कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। इसके तार दुनिया के दूसरे कोनों से भी जुड़े थे। अब हम देखेंगे कि कैसे ये जगह एक इंटरनेशनल प्लेयर बन गई, खासकर जब यहाँ इंडो ग्रीक शासकों का प्रभाव पहुंचा। पर एक सवाल दिमाग में आता है ना, राजस्थान में एक जगह का प्राचीन ग्रीस से क्या लेना देना हो सकता है? हजारों किलोमीटर दूर क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब हमें जमीन के नीचे से मिले एक बहुत छोटे से सुराग ने दिया। तो हुआ ये कि खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक छोटी सी पोटली मिली और उस पोटली में थे 36 सिक्के। अब सिक्के मिलना तो ठीक है, पर वो सूती कपड़े में क्यों लिपटे थे? ये एक छोटा सा क्लू था जो इशारा कर रहा था कि शायद उस जमाने में ये इलाका कपड़ों के व्यापार का एक बड़ा हब रहा होगा। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब इन 36 सिक्कों की गिनती हुई। उनमें से सिर्फ 8 सिक्के भारतीय थे, सिर्फ 8, और बाकी के 28 वो सब के सब इंडो ग्रीक राजाओं के थे। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। इसका मतलब कि उस दौर में यहाँ विदेशी करेंसी का चलन लोकल करेंसी से कहीं ज्यादा था। ये सीधा सीधा सबूत है कि यहाँ विदेशी व्यापार और उनका असर कितना गहरा था। और कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। जब उन 28 यूनानी सिक्कों की जांच हुई तो पता चला कि उनमें से 16 सिक्के, मतलब आधे से भी ज्यादा, सिर्फ एक ही राजा के थे, मशहूर इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर। अब सवाल ये है कि राजा मिनेंडर के इतने सारे सिक्के दूर दराज राजस्थान के बैराट में क्या कर रहे थे? ये इस बात का पक्का सबूत है कि मिनेंडर का प्रभाव, चाहे वो राजनीतिक हो या व्यापारिक, इस इलाके में बहुत गहरा था। यह हमें दिखाता है कि बैराट उस प्राचीन ग्लोबल विलेज का एक कितना जरूरी हिस्सा था। और बैराट के इंटरनेशनल कनेक्शन सिर्फ ग्रीस पर ही खत्म नहीं होते। सदियों बाद 634 ईस्वी में जब मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग ज्ञान की तलाश में भारत आए तो वो बैराट भी पहुंचे। उन्होंने अपनी किताबों में यहाँ के बौद्ध मठों का जिक्र किया है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि मौर्यों के जाने के सैकड़ों साल बाद भी बैराट बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर अपनी पहचान बनाए हुए था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मौर्य और यूनानियों के बाद भी इस जमीन ने बहुत कुछ देखा। अब हम देखेंगे कि कैसे गुप्त काल के बाद से लेकर मुगल काल तक इस जगह ने अपनी अहमियत बनाए रखी। बाद के दौर की खुदाई में यहाँ से शंख लिपि के कुछ रहस्यमयी लेख मिले। एक ऐसी लिपि जिसे आज तक कोई पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। फिर वक्त का पहिया और आगे घूमता है और हम आ पहुंचते हैं मुगल दौर में। तब बादशाह अकबर यहाँ एक टकसाल यानी कि मिंट बनवाते हैं जहाँ शाही सिक्के बनते थे। इसके अलावा मुगल बाग और सराय के निशान भी मिलते हैं। ये सब क्या दिखाता है? यही कि बैराट ने हर दौर में खुद को बदला और हमेशा जरूरी बना रहा, चाहे वो ज्ञान का केंद्र हो, व्यापार का चौराहा हो या फिर एक शाही टकसाल। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे उसी बरगद के पेड़ के पास। हमने इसकी प्रागैतिहासिक जड़ों को देखा, महाभारत की पौराणिक कहानियों को समझा, मौर्य काल की सबसे मजबूत बौद्ध शाखा को परखा, इंडो ग्रीक व्यापार की टहनियों को छुआ और मुगल काल की नई पत्तियों को भी देखा। बैराट सच में एक ऐसा ही पेड़ है जो अलग अलग युगों को एक ही कहानी में पिरोता है। हमने बैराट की इतनी सारी परतें तो खोल लीं, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। इस जमीन के नीचे अभी और कौन से राज दफन हैं? कौन सी कहानियां हैं जो आज भी बाहर आने का इंतजार कर रही हैं? शायद आने वाला वक्त हमें बैराट के कुछ और अनसुने किस्से सुनाएगा और हमें हमारे ही अतीत के और करीब ले जाएगा।